Hello bachcho, today we are going to discuss your 10th topic wise test, and the chapter included in this test is current, electricity and the capacitor. Okay, so आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया गया है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड यू हैव टू सेलेक्ट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर. So this is electric field and this is current density. तो अपने को पता है कि जो current density होता है that is conductivity times electric field, और जो कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है. तो जो ग्राफ हायर टेम्परेचर पर होना चाहिए उस ग्राफ के लिए कंडक्टिविटी कम होना चाहिए. आपका इस ग्राफ में इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स से. दिस इज y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स. तो जो आपका स्लोप होना चाहिए दैट इज़ कंडक्टिविटी. हाई टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है, इसलिए जो स्लोप होना चाहिए वो कम होना चाहिए. तो इसमें जो ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है T2 टेम्परेचर पर और एक ग्राफ दिया गया है आपका T1 टेम्परेचर पर. तो इसका स्लोप कम है, इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी कम होना चाहिए. दैट मीन्स जो T2 टेम्परेचर है ये आपका ज़्यादा होना चाहिए T1 टेम्परेचर से. आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था. Now question number 2. A storage battery of EMF E and internal resistance R is being charged by a battery of EMF 15E using a series resistance 14R. बोला जा रहा है कि एक बैटरी है एंड इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है एंड EMF इज़ E एंड इसको चार्ज किया जा रहा है एक EMF से, और इसका EMF जो है दैट इज़ 15E एंड एक सीरीज में रेसिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज़ 14 टाइम्स R. तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो बैटरी जिसको चार्ज किया जा रहा है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होना चाहिए. से दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B. इसमें हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें एक बार लूप में घूम जाएंगे. सो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किए तो 15E देन माइनस E माइनस I इंटू R, दिस माइनस I इंटू 14 टाइम्स R इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू आना चाहिए, करंट इज़ दिस इज़ 14E दैट डिवाइडेड बाई 15R. इसमें करंट हो गया एंड अपने को A एंड B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सपोज करो दिस इज़ VA माइनस E and in the direction of current minus I into R equals to VB. तो यहाँ से मिलना चाहिए VA माइनस VB इज़ E प्लस I इंटू R. एंड जो करंट का वैल्यू इसको ले जा करके इसमें पुट कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाना चाहिए. दिस इज़ E प्लस I का वैल्यू इज़ 14E डिवाइडेड बाई 15R दिस इंटू R. एंड फाइनली जो आपका आंसर आना चाहिए दिस इज़ 29 डिवाइडेड बाई 15 टाइम्स E. ये आपका आंसर होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. In the part of the circuit as shown in figure, the ratio of the power dissipated in 2 ohm and 12 ohm resistances. तो एक सर्किट का एक पार्ट दिया गया है and this is 2 ohm and this is 4 ohm and this is 12 ohm. आपसे बोला जा रहा है कि आप पावर डिसिपेटेड जो भी है 2 ओम रेसिस्टेंस में एंड 12 ओम रेसिस्टेंस में इसका रेशियो कैलकुलेट करिए. सपोज करो यहाँ से जो भी करंट यहाँ से होना चाहिए इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा एंड सम करंट इसमें से फ्लो करेगा. सपोज करो इसमें से I करंट फ्लो किया तो 4 इंटू आई, इसका रेसिस्टेंस इसके रेसिस्टेंस का 2 टाइम्स है तो यहाँ से 2 टाइम्स करंट पास करना चाहिए. अगर इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए दैट इज़ 2I एंड यहाँ से जो करंट आउटसाइड फ्लो करना चाहिए दैट इज़ 3I. तो जो भी 2 ओम रेसिस्टेंस में पावर डेवलप होगा दैट इज़ I स्क्वायर इंटू R. इसका रेशियो आपको लिखना है दैट इज़ 3I करंट का स्क्वायर इंटू 12 टाइम्स.
ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज़ 2/27, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है 3 कॉपर वायर्स हैव द लेंथ एंड द मासेस एच, गिवन है लेंथ एंड मास गिवन है, एंड जितने भी डाटा गिवन है सब कॉपर वायर के लिए गिवन है, मतलब एक ही मटेरियल है। द रेसिस्टेंस इज मिनिमम इन, कौन से वायर में रेसिस्टेंस मिनिमम होगा। तो इसमें आपको जो डाटा दिया है वो लेंथ एंड मास दिया गया है। रेसिस्टेंस के लिए जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ रो टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, दिस इज रेसिस्टिविटी लेंथ एरिया। लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज मास, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है लेंथ एंड मास के टर्म्स में। तो एरिया को एलिमिनेट करो, एरिया इज मास डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू डेंसिटी, इसको ला करके इसमें पुट करते हैं। तो दिस इज रेसिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया इज मास दैट डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू डेंसिटी। ये आपका फाइनली मिलना चाहिए रेसिस्टिविटी इंटू डेंसिटी लेंथ स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई मास, ये आपका रेसिस्टेंस होना चाहिए। अब जितने भी वायर्स हैं सभी वायर्स कॉपर के ही हैं, तो रेसिस्टिविटी सबके लिए सेम हुआ, डेंसिटी भी मटेरियल का सेम ही हुआ। लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इस पे डिपेंड कर रहा है। बोला जा रहा है कि मिनिमम, तो मिनिमम रेसिस्टेंस होने के लिए मास सबसे ज़्यादा होना चाहिए एंड लेंथ सबसे कम होना चाहिए, एंड इस हिसाब से आपका जो 2m वाला मास है उसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Percentage change in length is this, if the change in resistance is R naught, then value of the R. एक रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टेंस दैट इज कैपिटल R, एंड सो दैट ड्रॉन आउट सो दैट द परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 0.25%। अभी हम लोग इसको डिराइव किए थे कि जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज रेसिस्टिविटी टाइम्स डेंसिटी लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, एरर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दिस इज डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ठीक है, एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका वैल्यू दिया गया है कि चेंज इन रेसिस्टेंस इज R नॉट दैट डिवाइडेड बाई R इंटू 100, ये बराबर होना चाहिए 2 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100। ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है दिस इज 0.25%। ठीक है, तो यहाँ से जो भी R का वैल्यू होना चाहिए ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0.5 एंड R को उधर भेजेंगे इंटू R इक्वल्स टू 100 टाइम्स R नॉट, एंड R का जो वैल्यू होना चाहिए 0.5 से ला करके डिवाइड करेंगे, R इक्वल्स टू दिस इज 200 टाइम्स R नॉट, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल X इज 6 ohm एट आइस पॉइंट एंड 6.5 ohm एट स्टीम पॉइंट, द रेसिस्टेंस एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को पता है कि R माइनस R0 दैट डिवाइडेड बाई R100 माइनस R0, ये बराबर होना चाहिए T माइनस T0 दैट डिवाइडेड बाई T100 माइनस T0, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो R माइनस R0 इज 6, दिस डिवाइडेड बाई 6.5 माइनस 6 इक्वल्स टू 200 पर पूछा जा रहा है माइनस 0 दैट डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो R का जो वैल्यू आना चाहिए आपका, यहाँ से मिल रहा है 2 और ये मिलना चाहिए आपका 0.5, तो 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1 एंड 6 उधर लेकर के जाएंगे, दिस इज 7 ओम, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। that is 10 meter long and has 0.3 millimeter radius. The current density is this, the resistivity of the wire. तो इसमें पोटेंशियल अप्लाइड दिया गया है, लेंथ ऑफ द वायर दिया गया है एंड रेडियस दिया गया है, करंट डेंसिटी भी दिया गया है। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई, और रेसिस्टेंस को लिख सकते हैं दिस इज रो L अपॉन दिस इज एरिया।
यहाँ से इसको लिख सकते हैं आई दैट डिवाइडेड बाई एरिया इनटू रेसिस्टिविटी, दिस इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई एल, ऐसा। ठीक है, अब इसमें देख लो, पोटेंशियल गिवन है, लेंथ गिवन है एंड करंट डेंसिटी गिवन है। एरिया का कोई बहुत रोल नहीं है, करंट डेंसिटी गिवन है एंड आपसे रेसिस्टिविटी पूछा जा रहा है, तो आप इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, unknown resistance R is connected to the left gap of a meter bridge and another unknown resistance S is connected to the right gap. The balancing point from the left is 30 सेंटीमीटर। तो सपोज करो कि ये हो गया एंड यहाँ पर एक अननोन रेसिस्टेंस R कनेक्ट किया गया है एंड यहाँ पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया दैट इज S, एंड जो बैलेंसिंग लेंथ है ये है 30 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल होता है, इधर आपका होना चाहिए 70 सेंटीमीटर। तो रेशियो देख लेंगे, R डिवाइडेड बाई S जो होना चाहिए, R डिवाइडेड बाई S दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई 70। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ एंड सेकेंड टाइम बोला जा रहा है कि नाउ रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, द नल पॉइंट अकर्स एट 40 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि जब इसमें 2 ओम और ऐड कर देंगे पैरेलल में तो आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो हो जा रहा है 40 सेंटीमीटर पे। तो सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, R डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पर इक्विवेलेंट होना चाहिए दैट इज़ 2 टाइम्स S डिवाइडेड बाई 2 प्लस S। ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए जो नेक्स्ट वाला बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज, ये बोला जा रहा है कि दिस इज़ 40 सेंटीमीटर एंड जो रिमेनिंग होगा दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 60 और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर R बाई S का जो वैल्यू है इसको ला करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं एंड सॉल्व करेंगे तो आपका S का वैल्यू मिलना चाहिए दैट इज 1.1 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो इसका ग्राफ वगैरह देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, standard resistance is 4 ohm, the balancing point is in the middle bridge, standard resistance is 4 and the balancing point is in the middle of the bridge। तो सपोज करो एक अननोन रेसिस्टेंस होगा एंड जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है दैट इज 4 ओम एंड जो बैलेंसिंग पॉइंट है आपका मिडल में है, दैट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर हुआ और ये भी होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग पॉइंट इक्वल है, दैट मीन्स ये जो रेसिस्टेंस है ये भी आपका 4 ओम ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ़ नाउ द स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस इज डबल्ड एंड अननोन रेसिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, मतलब इस वाले रेसिस्टेंस को बोला जा रहा है कि इसको 8 ओम कर दिया जाए और इसको 3 टाइम्स दैट मीन्स 12 ओम कर दिया जाए। न्यू बैलेंसिंग पॉइंट कैन बी, तो यहाँ से सपोज करो कि x डिस्टेंस पर बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा दैट इज़ 100 माइनस x और इक्वेशन जो बनना चाहिए दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका बराबर होना चाहिए x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपका आना चाहिए दिस इज 60 सेंटीमीटर। Now question number 11. Now question number 11. A galvanometer coil has resistance this and the meter show full scale deflection for a current of 2 milliampere। जब गैल्वेनोमीटर से 2 मिलीएम्पियर करंट पास कर रहे हैं तो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। द रेसिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0.0 to 9 वोल्ट। तो अगर गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर की तरफ यूज करना चाहते हैं तो उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये जो मैक्सिमम रीडिंग दे दैट इज़ 9 वोल्ट। तो मैक्सिमम रीडिंग देने के लिए यहाँ से मैक्सिमम करंट पास होना चाहिए, तो अपने पास जो इक्वेशन होना चाहिए दैट इज़ जो भी मैक्सिमम करंट होना चाहिए पॉसिबल थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दिस इज resistance of the galvanometer
प्लस जो भी आप रेसिस्टेंस ऐड किए हैं सीरीज़ में, और ये बराबर होना चाहिए। जब करंट मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, दैट इज़ 9 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब सारा डाटा पुट करेंगे। दिस इज़ 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ एंड रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 प्लस जो भी रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड करेंगे दिस इज़ 9। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर आना चाहिए। यहाँ से दिस इज़ 10 + R = 9 × 10⁻³ दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका होना चाहिए 4500। ठीक है, एंड जो R का वैल्यू होना चाहिए, R इज़ यहाँ से 10 ले जाकर के इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ये कितना आना चाहिए, दिस इज़ 4490। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। एंड सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें जो सर्किट दिया गया है मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है Y, एंड दिस इज़ R एंड दिस इज़ 2 ओम। बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर मार्क्ड एज R अब से पूछा जा रहा है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। द पावर जनरेटेड इन Y इज़ मैक्सिमम इफ़ Y = 8। Y का वैल्यू जब 8 है तो बोला जा रहा है कि जो Y है उसमें आपका जो पावर जनरेटेड है वो मैक्सिमम है। तो ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस, अगर इसमें आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करना है तो सर्किट का जो बाकी रेसिस्टेंस है इन्हीं रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स Y मस्ट बी इक्वल्स टू 2 + R, एंड बोला जा रहा है जब Y का वैल्यू 8 है तब जो पावर है दैट इज़ मैक्सिमम, तो 2 + R ये बराबर होना चाहिए, एंड जो R का वैल्यू आना चाहिए दिस इज 6 ओम। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में जो A पार्ट है इसमें बोला जा रहा है कि इन द सर्किट एज शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज, जो वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, ये अपना वोल्ट मीटर है, दिस इज वोल्ट मीटर, एंड रेसिस्टेंस इसका दिया है 200 ओम, एंड इसका रेसिस्टेंस इज 100 ओम, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट किया गया है, एंड दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें देख लो करंट कितना सप्लाई होना चाहिए, नेट करंट। तो 200 एंड 100 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 200 × 100 दैट डिवाइडेड बाई 200 + 100, ये आपका आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 3, एंड फिर इसके साथ ये सीरीज़ में है, तो 200 + 3 + 100 दिस इज़ 500 डिवाइडेड बाई 3। जो भी नेट करंट होना चाहिए सर्किट में, I इज़ V डिवाइडेड बाई जो R इक्वलेंट है, दिस इज़ 500/3, तो ये आपका रहा है 3 डिवाइडेड बाई 100 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। दिस इज से V1, तो आपका जो V1 का वैल्यू होना चाहिए, V1 इज़ I × R, तो दिस इज़ 3 डिवाइडेड बाई 100 दिस इंटू 100, ये आपका रहा है 3 वोल्ट। तो जब 3 वोल्ट इसको मिला, दिस इज़ 3 वोल्ट, तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल होना चाहिए इसको मिलना चाहिए, दिस इज़ 2 वोल्ट, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको जो भी पोटेंशियल मिलेगा वही पोटेंशियल इसको भी मिलेगा। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, एंड ये जो वोल्ट मीटर है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, दैट इनटू इसका रेसिस्टेंस, उतना भी आंसर आता। नाउ 13 क्वेश्चन एंड बी पार्ट। 13 क्वेश्चन एंड बी पार्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जो करंट है, जो ऊपर वाला ब्रांच इसमें से 10 ओम होना चाहिए नेट रेसिस्टेंस, जो लोअर वाला ब्रांच इसमें से भी 10 ओम होना चाहिए, एंड जो करंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 एम्पियर ऊपर से चला जाना चाहिए और लोअर वाले ब्रांच में से भी 2 एम्पियर चला जाना चाहिए। तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेंगे और उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इसका सी पार्ट, इफ़ अ बैटरी ऑफ EMF 12 volt and internal resistance 0.2 ohm connected across network of resistor, draw a current such that the power developed across the network is maximum, then the terminal voltage of the battery. तो इसमें जो भी ये बैटरी है एंड इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, और सपोज करें यहाँ पर कोई नेटवर्क होगा जिसका R इक्विवेलेंट कुछ होगा, इस नेटवर्क का कुछ R इक्विवेलेंट होगा, दिस इज 0.2 ohm एंड दिस इज 12 वोल्ट। तो बोला जा रहा है इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम है। अगर इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम है तो जो R ये इक्विवेलेंट है सर्किट का, ये बराबर होना चाहिए R के, दैट इज 0.2 ओम। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज ये कैलकुलेट कर लो, चाहे इसका जो पोटेंशियल है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें करंट होना चाहिए आपका 12 डिवाइडेड बाई R प्लस R दैट इज़ 2R, और इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल होना चाहिए दैट इज़ ये जो रेसिस्टेंस है R के ही बराबर है, दिस इंटू आई, दिस इज़ 12 डिवाइडेड बाई 2R, तो ये आपका आना चाहिए दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसका डी पार्ट, टू बैटरी ऑफ EMF 3 volt and 3 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with like polarity, effective EMF of the combination। बोला जा रहा है कि जो like polarity है उनको एक साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, दिस इज 3 volt and 1 ohm, दिस इज 3 volt and 2 ohm, दिस इज 2 ohm, एंड आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी इक्विवेलेंट EMF होना चाहिए। तो अपने पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट EMF के लिए, दिस इज E1 डिवाइडेड बाई R1, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 दैट डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप इसमें देख रहे हो कि जो E का वैल्यू है ये दोनों बैटरी के लिए सेम ही है, तो यहाँ से E कॉमन हो जाएगा। हाँ, और इधर बचना चाहिए 1 बाई R1 1 बाई R2, ये डिनोमिनेटर में भी है 1 बाई R1 1 बाई R2, तो वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जो E1 एंड E2 का वैल्यू वो आपस में इक्वल है ना, तो जो आपका आंसर आना चाहिए दिस इज 3 वोल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टू इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 60 watt each are connected in parallel, the power consumed by the combination will be, assume the same source voltage। तो अगर सोर्स वोल्टेज सेम है, ठीक है, जो सोर्स वोल्टेज है सेम है, एंड इसमें सपोज करो कुछ इसका जो भी पावर गिवन था, इसको तो सॉल्व भी करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि सोर्स वोल्टेज सेम है, इसमें उतना पोटेंशियल अप्लाई किए, इसको भी उतना पोटेंशियल अप्लाई किए, आपस में पैरेलल है, तो ये 60 वॉट जनरेट करेगा, ये भी 60 वॉट जनरेट करेगा। एट आंसर इज 60 प्लस 60 दैट इज 120 वॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15 का जो ए पार्ट है, अ बैटरी ऑफ EMF 12 volt and internal resistance 2 is connected to a resistor, if the current in the circuit is 2.5 then the terminal voltage of the battery। तो एक बैटरी है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है और इसको किसी रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो जब भी किसी नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, एंड डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें करंट दिया गया है, दिस इज 2.5 एम्पियर। सपोज करो इसका EMF गिवन है, दिस इज 12 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 2 ओम। तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज जूम करो A, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज इज B। तो जो VA माइनस VB होता है, दिस इज 12 माइनस I का वैल्यू इज 2.5 दैट इंटू R2, तो ये आपका आना चाहिए 7 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, B पार्ट, 15 का B पार्ट,
इसमें बोला जा रहा है 2 बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनलाइक पोलैरिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना। इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सॉरी, अनलाइक पोलैरिटी। ऐसे कुछ कनेक्ट किया गया है। सपोज करो दिस इज 10 एंड 10 के लिए है 2 ओम एंड दिस इज 2 वोल्ट एंड इसके लिए 2 वोल्ट के लिए रेसिस्टेंस है दिस इज 1 ओम। तो ये जैसा भी गिवन है, ठीक है, जिस भी तरीके से कनेक्ट किया गया है, सपोज करो जो हम इक्विवेलेंट बैटरी मान रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर रख रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमने जो इक्विवेलेंट माना है इसका पॉजिटिव इधर माने हैं और नेगेटिव इधर माने हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज करो जैसे अपने को लिखना है ई इक्विवेलेंट, तो इसको पॉजिटिव माने हो, इसको नेगेटिव माने हो, तो जब डाटा पुट करेंगे तो ये वाला बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव है, तो इसको प्लस पुट करेंगे, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस इस वाले बैटरी का इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इसको -2 पुट करना पड़ेगा, -2 दैट डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। ऐसा यहाँ से जो भी आंसर है आपका, दिस इज़ 5 - 2 दैट इज़ 3, दिस डिवाइडेड बाई 3/2 दिस इज़ 2 वोल्ट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, जैसा आप इक्विवेलेंट बैटरी एज्यूम करोगे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में प्लस माइनस रखोगे। आपने इधर पॉजिटिव एज्यूम किया है तो बैटरी का जो टर्मिनल इधर है उसको पॉजिटिव एज्यूम करोगे उस वाले बैटरी को, इसका इधर नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए यहाँ पर -2 पुट करोगे। नाउ सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। A set of n equal resistor of value R each are connected in parallel to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn from the battery is I. देखो इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल R है एंड देयर इज n रेसिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल R एंड उन सबको आपस में कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो जो करंट होना चाहिए पैरेलल वाले के लिए दैट इज़ आई, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए जो भी आपका EMF होगा दैट डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, एंड जो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है दैट इज़ इंटरनल रेसिस्टेंस R प्लस R/N। ठीक है, एंड इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलना चाहिए E = I, इसको इधर सेंड कर दो। ठीक है, R कॉमन होना चाहिए 1 + 1/N। ऐसा ये पैरेलल के लिए हो गया फॉर पैरेलल, एंड सीरीज़ के लिए देखो करंट कैसा होना चाहिए। सपोज करो सीरीज़ के लिए करंट इज ऐसा एंड दिस डिवाइडेड बाय जो सीरीज़ के लिए नेट रेसिस्टेंस होना चाहिए तो इंटरनल रेसिस्टेंस R प्लस n टाइम्स R। जब R रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो n टाइम्स R। तो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज़ E, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो E का वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ I सीरीज़, R कॉमन ले लो, दिस इज़ 1 + n। ऐसा ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सीरीज वाला रेसिस्टेंस है देन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स I/N। तो बोला जा रहा है कि जो सीरीज वाला रेसिस्टेंस है ये पैरेलल वाले रेसिस्टेंस का /n है। ऐसा ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि E का वैल्यू इतना है एंड E का वैल्यू इतना है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल होना चाहिए। तो I × R 1 + 1/n दिस इज इक्वल्स टू द सीरीज करेंट R 1 + n। ठीक है, तो ये देख लो कितना आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, n + 1 R × I दैट डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू सीरीज करंट R 1 + n। ऐसा ये टर्म इससे कैंसिल हो गया एंड यहाँ से अपने को मिल रहा है कि जो सीरीज वाला रेसिस्टेंस है दैट इज़ पैरेलल वाला सीरीज वाला करंट इज़ पैरेलल वाला करंट डिवाइडेड बाई n। ये तो आइडेंटिटी टाइप का बन गया, इसका कुछ रोल ही नहीं आया। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व किए तो जो सीरीज वाला करंट आ रहा है दैट इज़ पैरेलल वाला करंट डिवाइडेड बाई n। इसका मतलब n का वैल्यू कुछ भी रहे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, दिस इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई ऑलवेज। तो n का वैल्यू कुछ भी आप पुट करो, ठीक है, n का वैल्यू
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो सी वाला मैच है वो किसी से भी मैच कर जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको करेक्टली मैच कराना पड़ेगा ए, बी एंड डी, ये करेक्टली मैच करना चाहिए, और सी वाला कोई भी इंटीजर होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नाउ डी पार्ट, D part, the storage battery of a car of EMF this. If the terminal of the battery are short circuited, then the current in the battery is, so current is E divided by R. So this is 4 divided by 0.5, that is 8 ampere, ये आपका हो गया। Now question number 16, question number 16 बोला जा रहा है कि कार्बन का रेसिस्टेंस है, कार्बन का वायर है एंड एल्युमिनियम का वायर है, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया, तो इनका जो रेसिस्टेंस है दैट इज़ 30। तो सपोज करो कार्बन प्लस जो भी होना चाहिए एल्युमिनियम, एंड ये जो आपका आ रहा है दिस इज 30 ओम, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड बोला जा रहा है कि कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, कॉम्बिनेशन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़रूर एक का रेसिस्टेंस घट जाएगा, दूसरे का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इनका रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर चेंज नहीं करना है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर चेंज करने पर रिमेन अनचेंज्ड रहना है, तो एल्युमिनियम का जितने अमाउंट से इंक्रीज करना चाहिए रेसिस्टेंस, उतने अमाउंट से कार्बन का डिक्रीज कर जाना चाहिए, ठीक है। तो मॉड वैल्यू देख सकते हो कि डेल्टा आर सी जो होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड, दिस इज डेल्टा आर एल्युमिनियम, ठीक है। नेगेटिव दिया गया है ना, तो अपने को पता है, पहले से ही पता है कि वो डिक्रीज ही करेगा, तो कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा, कितने अमाउंट से ये इंक्रीज करेगा, ये आपस में बराबर होना चाहिए। सो दिस इज आर अल्फ़ा डेल्टा टी बराबर होना चाहिए आर एल्युमिनियम अल्फ़ा एल्युमिनियम और डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी एंड डेल्टा टी ये कैंसिल हो गया। सो कार्बन दिस इंटू इसका जो अल्फ़ा गिवन है दिस इज़ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये बराबर होना चाहिए एल्युमिनियम, एंड इसके लिए जो अल्फ़ा गिवन है दिस इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इससे ये आपका कैंसिल हुआ, इसको लिख सकते हो 1/2, 2 को उधर भेज सकते हो, तो दिस इज आर सी इक्वल्स टू 8 टाइम्स आर एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये आपके पास दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से कार्बन वाला रेसिस्टेंस इसमें पुट कर देंगे, तो दिस इज 8 टाइम्स एल्यूमिनियम रेसिस्टेंस प्लस एल्यूमिनियम रेसिस्टेंस, 9 टाइम्स एल्यूमिनियम रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 30, तो एल्यूमिनियम रेसिस्टेंस पता चल गया, उसको वापस ला के इसमें पुट कर दोगे तो कार्बन का पता चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका 16 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस एंड द करंट रिक्वायर्ड टू गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज दिस। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर रीडिंग अप टू 10 एम्पियर इट इज़ नेसेसरी टू पुट अ रेसिस्टेंस ऑफ, अच्छा जब अमीटर में चेंज करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ला करके ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड इसके पैरेलल एक रेसिस्टेंस ला करके ऐड किए, एंड दिस इज शंट रेसिस्टेंस, एंड इसमें जो ये जो मेजरमेंट देना चाहिए ये आपका देना चाहिए 10 एम्पियर तक का। सपोज करो यहाँ से आई करंट आया एंड मैक्सिमम करंट आई है, तो मैक्सिमम करंट के लिए इधर से मैक्सिमम भेज दो, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट, इधर से आपका करंट होना चाहिए आई माइनस ऐसा, एंड इस टर्मिनल एंड इस टर्मिनल, इसके बीच में जो भी पोटेंशियल, इसके बीच में जो भी पोटेंशियल, इसको इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बराबर होना चाहिए आई माइनस आई जी दिस इंटू शंट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें डाटा देखो, तो जो गैल्वेनोमीटर का करंट है दिस इज 100 माइक्रो एम्पियर 10 पावर -6 इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस इज 50 इक्वल्स टू जो मैक्सिमम करंट अमीटर का होना चाहिए, ये जो मीटर बन रहा है इसका मैक्सिमम करंट इज 10, दिस माइनस जो गैल्वेनोमीटर है उसका, तो दिस इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6 दैट इंटू शंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है 10 - 10 पर -4, तो इसको नेगलेक्ट कर दो,
दिस इज टेंडिंग टू 0, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड जो आपका शंट रेसिस्टेंस होगा यहाँ से मिल जाना चाहिए, इसको नेगलेक्ट करोगे, यहाँ से कितना मिल रहा है 5 इंटू 10 पावर -3, एक 10 ला करके डिवाइड करोगे तो 10 पावर -4 ओम, ये आपका आ रहा है, दिस इज रेसिस्टेंस जिसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चलो 100 cells, each of EMF 5 volt and internal resistance 1, arranged so as produce the maximum current in 25 resistance, each row is to contain equal number of cells। देखो इसमें होता है ना कि वो जो पूरा मेस बनाते थे ना कि सीरीज में कई ढेर सारे EMF होने चाहिए, एंड वो जो एक रो बनेगा ऐसे कई ढेर सारे रो होने चाहिए। तो सपोज करो देयर इज़ n नंबर ऑफ रो and there is m number of cell in each row, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जो पूरे मेश को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम करंट होने के लिए क्या कंडीशन होता है, आपका जो नंबर ऑफ रो होना चाहिए दैट इज़ अंडर रूट ऑफ, इसको याद रखो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इंटरनल रेसिस्टेंस दैट डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और हर एक रो में कितने बैटरीज होने चाहिए, कितने सेल्स होने चाहिए, उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है दैट इज़ अंडर रूट ऑफ n R डिवाइडेड बाय R, ऐसा ये फॉर्मूला अपने आपको याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज इज़ 100 दैट इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस इज़ 1 दैट डिवाइडेड बाय 25 एंड इसका रूट वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रोज़ होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली n इंटू एम का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होगा। तो अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 50 होना चाहिए, ताकि टोटल जितने सेल्स हो मिल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, question number 19, potential difference V is applied across the copper wire of diameter D and the length L, when only D is doubled the drift velocity। देखो सपोज करो कि कॉपर वायर है एंड यहाँ से एक बैटरी अप्लाई किया गया, ऐसा बोला जा रहा है कि इसका बस डायमीटर चेंज कर दिए हैं, लेंथ नहीं चेंज किए हैं। और अपने को पता है कि जो फील्ड होगा, इसमें जो भी फील्ड जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ V डिवाइडेड बाई L, इसका लेंथ, जो भी इसका लेंथ होना चाहिए। तो आपने बैटरी नहीं चेंज किया, लेंथ भी नहीं चेंज किया, तो फील्ड नहीं चेंज हुआ, फील्ड नहीं चेंज हुआ तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, दिस इज फोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो भी होता था रिलैक्सेशन टाइम। तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये फील्ड पे डिपेंड करेगा ना, तो फील्ड नहीं चेंज किया आपने, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा और डू नॉट चेंजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि व्हेन ऑल द रेसिस्टेंस आर इक्वल देन द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट व्हीटस्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम। सब रेसिस्टेंस अगर बराबर रहता है आपस में तो जो सेंसिटिविटी रहता है वो मैक्सिमम रहता है ना, और थोड़ा बहुत भी अगर किसी एक रेसिस्टेंस में चेंज करेंगे तो ज़्यादा सेंस करेगा। सेकेंड वन इज when the galvanometer and the cell are interchanged then the balancing of the Wheatstone bridge will be affected। कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो वापस से Wheatstone ब्रिज बन जाता है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। किरचॉफ्स लॉ फॉर द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये सही बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड रहता है। एंड रिहोस्टेंट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, तो जो रिहोस्टेंट रहता है दैट इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंस ना, तो आप रेसिस्टेंस को वेरी करा करके उस हिसाब से पोटेंशियल वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देख लो बी एंड डी में अगर पोटेंशियल अगर बिटवीन बी एंड डी पोटेंशियल अगर 0 होना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनना चाहिए, तो आपका जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ 8 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक बल्ब
connected in series, then the maximum voltage that can be applied across the combination without fusing the either bulb is, चलो ठीक है। तो सपोज करो कि एक बल्ब ये है एंड दिस इज सेकेंड बल्ब, और इसमें कितना मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई किया जा सकता है। रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। दिस इज़ बल्ब 1 एंड दिस इज़ बल्ब 2। तो 1 के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो R इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, तो दिस इज़ दैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40, एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये आपका आ रहा है 1000 ओम, ठीक है। एंड सिमिलरली R2 कैलकुलेट करो सेकेंड के लिए, तो आपका जो R2 होना चाहिए दिस इज़ V स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका जो पावर है दैट इज़ 100, तो ये आपका आ रहा है 400 ओम, ठीक है। ये आपका हो गया 1000 ओम, दिस इज़ 1000 ओम, एंड ये आपका है 400 ओम। तो यहाँ से जो भी हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो देखना ये है कि इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है वो 200 वोल्ट हो सकता है, एंड इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है ये भी 200 वोल्ट हो सकता है ना। अगर उससे ज़्यादा वोल्ट अगर अप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या करेगा, बर्न कर जाएगा ना, जो करंट है वो मैक्सिमम अलाउड करंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये रेसिस्टेंस ज़्यादा है और ये रेसिस्टेंस कम है, सीरीज में है, तो करंट इक्वल होगा। तो आपको अगर इसको बचाना है, अगर आपने इसको बचा लिया तो ये अपने आप बच जाएगा, बिकॉज जो करंट है इक्वल होगा एंड इसका रेसिस्टेंस कम है। अगर इसका पोटेंशियल 200 से कम है या फिर जो भी इसका पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल तो हमेशा कम होने वाला है, बिकॉज करंट इक्वल रहेगा एंड इसमें रेसिस्टेंस कम है। तो इसमें अगर इसको हम लोग बचा लिए तो ये भी बच जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो V पोटेंशियल अप्लाई किए हैं और इसको मैक्सिमम पोटेंशियल मिल सकता है 200 वोल्ट, तो V डिवाइडेड बाई इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा, डिवाइडेड बाई नेट करंट दैट इज़ प्लस 400, ये आपका करंट आया जो भी सर्किट से करंट होगा, इनटू इसका R, बिकॉज इसी का पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं ऐसा, और ये बराबर होना चाहिए इसका मैक्सिमम 200 वोल्ट। इसका जब मैक्सिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम अप्लाइड पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, एंड ये कितना आना चाहिए, दिस इज़ 14 इंटू V इज़ 14 इंटू 20 दैट इज़ 280 वोल्ट, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। इसको मिलेगा 200 वोल्ट एंड इसको मिलेगा 80 वोल्ट, एंड अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये पहले फ्यूज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन 500 watt and 200 watt in two cases when first they are joined in series। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो I स्क्वायर R1 दैट रेशियो I स्क्वायर R2, तो रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा वैसा ही आएगा। रेसिस्टेंस का रेशियो इज पोटेंशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 दैट इज टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, यानी कि 1 बाई P1 इज टू 1 बाई P2। आपका ये आंसर होने वाला है। दैट मीन्स जो भी है 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 500 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 2 बाई 5, ठीक है। एंड जब इनको पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 दैट रेशियो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही हो गया, दिस इज P1 एस टू P2, तो दिस इज 5/2, थर्ड ऑप्शन। ये आपका 23 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24,
the water in the kettle is boil in 6 minutes when the one of this is switched on. एक coil को अगर ऑन किया जा रहा है तो 6 मिनट, and when the other coil is switched on 3 minutes. If the two coils are connected in series, the time taken to boil the water in the kettle. ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है. सपोज करो जो अप्लाइड पोटेंशियल है दैट इज़ V, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इंटू कितना टाइम लिया T1. इसने कुछ E एनर्जी सप्लाई किया जो एनर्जी कैपेबल है टू बॉयल द वाटर. एंड सेकेंड टाइम बोला जा रहा है कि T2 टाइम ले रहा है जब सेकेंड वाला कॉइल एक्टिव है. अप्लाइड पोटेंशियल उतना ही रहेगा, दिस डिवाइडेड बाई R2 दैट इज टू T2 इज अगेन उतना एनर्जी जो एनर्जी कैपेबल होगा टू बॉयल द वाटर. अब दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट किए हो, अभी भी जो सोर्स रहेगा जो सप्लाई है होम में वो वोल्टेज चेंज नहीं होगा ना. V स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बिकॉज इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में. और सपोज करो इसने T टाइम लिया, अगेन एनर्जी सप्लाई कितना होना चाहिए दैट इज़ E. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके देखो इसे, यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे V स्क्वायर बाई समथिंग, V स्क्वायर का वैल्यू देख लो, V स्क्वायर बाई E, V स्क्वायर बाई E दैट इज़ सपोज करो V स्क्वायर, और V स्क्वायर इज R1 T1 दैट इंटू E. एंड यहाँ से मिलना चाहिए V स्क्वायर इज R2 T2 इंटू E. एंड यहाँ से मिलना चाहिए V स्क्वायर इज दैट इज R1 प्लस R2. ये देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक, there is calculation mistake. चलो वापस देखो, देखो सपोज करो V स्क्वायर इंटू टी इस इसको उधर भेजो, तो V स्क्वायर इंटू टी इस E टाइम्स R1 प्लस R2. ठीक है, अब R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ से पुट कर दो, V स्क्वायर T1 डिवाइडेड बाई E. तो यहाँ से इसको देखो लिख रहे हैं, तो V स्क्वायर T इज E टाइम्स R1 का वैल्यू इज V स्क्वायर T1 बाई E प्लस R2 का वैल्यू इज V स्क्वायर T2 बाई E. ठीक है, तो ये V स्क्वायर सब जहाँ से कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो गया, एंड आपका जो आंसर आ रहा है दिस इज T1 प्लस T2. तो ये हो गया. हाँ, जो टाइम होना चाहिए दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9 मिनट. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करेंगे नहीं तो इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. हाँ, यहाँ से R1 का वैल्यू, यहाँ से R2 का वैल्यू ला करके इसमें पुट करेंगे तो V स्क्वायर E सब कैंसिल हो जाएगा. आपका जो टर्म्स बचेगा वो T1 T2 एंड कैपिटल T में बचेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल के लिए लेंथ इक्वल हो गया ना, तो सपोज करो कि ऐसे कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, जो लेंथ है वो इक्वल हो गया. आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब एरिया भी ऐसा है. ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट बनना चाहिए. इक्विवेलेंट में देखो क्या होना चाहिए, एरिया 2A होना चाहिए बिकॉज एरिया A प्लस A एंड लेंथ L होना चाहिए. तो इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट है इसके बराबर होना चाहिए. अपने पास फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट. r इक्विवेलेंट इज 1/ सिग्मा इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन एरिया. तो टोटल एरिया इज 2A दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1/ जो भी सिग्मा था दैट इज सिग्मा लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 टाइम्स सिग्मा लेंथ अपॉन एरिया. ठीक है, एंड यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आना चाहिए ये इधर चला जाना चाहिए. सिग्मा A डिवाइडेड बाई लेंथ प्लस 2 टाइम्स सिग्मा A डिवाइडेड बाई लेंथ इक्वल्स टू इधर होना चाहिए सिग्मा इक्विवेलेंट 2A
दैट डिवाइडेड बाई लेंथ। तो जो सिग्मा इक्विवेलेंट का वैल्यू है दिस इज़ 3 सिग्मा बाई 2। आप इसमें फॉर्मूला याद रखे हो तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला इज सिग्मा इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल्स टू द सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ठीक है, बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, सीरीज के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. The parallel plates have area A and separation D. They are given charge Q and Q by 2. Force acting between the plates. Force acting between the plates. चलो इसे सॉल्व करके देखना। ठीक है, वो कैपेसिटर टाइप का क्वेश्चन है ना, उसमें चार्ज जो रीअरेंज करते हैं देन उसके बाद फिर फोर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। Now question number 27. Parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 5. What will be the capacitance if the distance between the plate is doubled and the space between them is filled with substance of dielectric constant 8? तो ठीक है, इसे भी सॉल्व करके देखना। आप जब उसमें स्पेस 2 टाइम्स कर दोगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, हाफ हो जाएगा, तो दैट इज C/2। एंड जब उसमें डायलैक्ट्रिक रख दोगे तो K टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, तो 1/2 इंटू 8 दैट इज़ 4 टाइम्स, मतलब 20 पिकोफैराड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट बाई इंसुलेटिंग हैंडल्स। मतलब चार्ज आपको उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा एप्सिलॉन नॉट A/D, तो D आप इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेस, पोटेंशियल इज Q/C, और जो C का वैल्यू डिक्रीज करेगा दैट मीन्स पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो पोटेंशियल इज E/D, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें जो भी रहना चाहिए वो चेंज नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज पैरेलल प्लेट्स हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज Q²/2C, 2C, C का वैल्यू घट रहा है दैट मीन्स एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, वो कांस्टेंट रहता है, तो इनकरेक्ट इज 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 में देखो बोला जा रहा है कि कैपेसिटर स्टोर 20 microcoulomb of charge when connected to the battery. When the gap between the plate is filled with dielectric, total charge of 30 microcoulomb is stored in the capacitor when the battery remains connected. तो पहले जो चार्ज होना चाहिए दैट इज C/V, उसका वैल्यू 20 है। बाद में जो चार्ज रहना चाहिए वो नया वाला C दैट इज K टाइम्स C/V, वो 30 हो गया, तो K का वैल्यू इज 3/2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसमें सॉल्व करना एंड मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसे थोड़ा सा याद रखना। सपोज करो एक कैपेसिटर है C1 एंड एक दूसरा कैपेसिटर है दैट इज C2, और इनको एक ही बैटरी से चार्ज किया गया, V पोटेंशियल से इनको चार्ज किया गया, तो प्लस माइनस चार्ज एंड प्लस माइनस चार्ज, इनको इसका पोटेंशियल इज V, इसका भी पोटेंशियल V। अब इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए 2 वे हो सकता है। आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दो विथ लाइक पोलरिटी, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में देखो क्या होगा कि इसके पास भी पोटेंशियल V है, इसके पास भी पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो नहीं होगा दैट मीन्स एनर्जी डिसिपेट नहीं होगा। तो इस वाले केस में जो एनर्जी लॉस होता है दैट इज़ 0, एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। आप सेम बैटरी से, दोनों अलग अलग कैपेसिटेंस है, सेम बैटरी से आप दोनों कैपेसिटर को चार्ज किए एंड उसके बाद उनको ला करके पैरेलल कनेक्ट किए, इस तरीके से कनेक्ट किए कि इनका जो लाइक पोलरिटी है वो एक साथ है, तो इसका पोटेंशियल दोनों इक्वल है, तो चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज का फ्लो नहीं होगा दैट मीन्स एनर्जी लॉस कितना होगा, दैट इज़ 0, एनर्जी लॉस इज 0। अच्छा, अब अगर इसी को ऐसे कनेक्ट करो, एक का पॉजिटिव रखो एंड दूसरे का नेगेटिव, ठीक है, एक का पॉजिटिव रख रहे हैं एंड दूसरे का नेगेटिव, तो इसमें लॉस होगा। और
जो एनर्जी लॉस होता है उसका एक्सप्रेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2 टाइम्स C1 C2 दैट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू जो भी पोटेंशियल से चार्ज किया गया था उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इतने का लॉस होता है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। जो भी लॉस हुआ 2 टाइम्स C1 C2 दैट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये लॉस हो गया दैट डिवाइडेड बाई इनिशियली जो भी एनर्जी था ना, तो जो कैपेसिटर 1 था उसमें एनर्जी रहा होगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर और जो दूसरा वाला कैपेसिटर था हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, ऐसा। और इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें सब डाटा पुट करके देखो, V स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाना चाहिए, तो दिस इज़ 4 टाइम्स C1 C2 दैट डिवाइडेड बाई, यहाँ से C1 C2 कॉमन, V स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो C1 प्लस C2, ये आना चाहिए C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर दैट इंटू 100। तो ये आपका आ रहा है 4 इंटू 8 दैट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इज 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, वो जो यूनिट वगैरह रहेगा वो सब भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी C स्क्वायर इधर भी C स्क्वायर है, दैट इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 88.88, ऐसा ये आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, require a capacitance of 4 microfarad in a circuit across the potential difference 1000. A large number of 2 microfarad capacitors are available to him withstand a potential difference of not more than 200 volt. इनके पास ढेर सारे कैपेसिटर हैं और 2 माइक्रोफेराड के हैं, लेकिन हर एक कैपेसिटर जो मैक्सिमम पोटेंशियल सस्टेन कर सकता है दैट इज़ 200 वोल्ट, उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर वो बर्न कर जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड, तो जो आपका जो सप्लाई है, ठीक है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ 1000 इतना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पोटेंशियल को सबसे पहले तो बांटना पड़ेगा ढेर सारे कैपेसिटर्स में। सपोज करो n कैपेसिटर लगाए, एक कैपेसिटर जो भी होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना सस्टेन कर सकता है 200 वोल्ट। तो अगर ऐसे n कैपेसिटर्स हैं तो n इंटू 200, 200 200 200 ऐसे, तो n इंटू 200 ये मिलना चाहिए, यही डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में। तो यहाँ से n का वैल्यू आपका आ रहा है दिस इज़ 5, तो यानी कि 5 कैपेसिटर ऐसे लगाने पड़ेंगे, ऐसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि जो 1000 ये जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 200 करके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ये कितना बनना चाहिए, अगर एक कैपेसिटेंस C है तो C डिवाइडेड बाई 5 बनेगा, एक इसका पूरा इक्विवेलेंट, और अपने को चाहिए कितना था, हर एक 2 का था और 4 चाहिए था, तो ऐसे ढेर सारे फिर पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ढेर सारे पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब सपोज करो कि ऐसे जो रो हैं कुछ m टाइम्स ऐसा कुछ रो बनाए, ठीक है, 1 2 3 ऐसे m टाइम्स रो बनाए, तो ये सब आपस में पैरेलल में है, तो एक ये हो गया C/5, नेक्स्ट पैरेलल इज C/5, नेक्स्ट पैरेलल इज C/5। ऐसे अगर पैरेलल में ढेर सारे कैपेसिटर को अगर अरेंज करते हैं तो n टाइम्स C हो जाता है ना। जैसे अगर n पैरेलल को अगर n कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो n टाइम्स C। हमने क्या किया है कि ऐसे m रो जनरेट किए हैं, तो दैट इंटू m, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए आपका इक्विवेलेंट 4 के, बिकॉज ये जो पूरा है इसका इक्विवेलेंट 4 आना चाहिए। तो दिस इज़ 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू m इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ एंड m का वैल्यू कितना मिल रहा है, दिस इज़ 10, m का वैल्यू इज़ 10। तो ऐसे 10 रो हैं एंड हर एक रो में 5 कैपेसिटर है, तो जो नंबर ऑफ कैपेसिटर हुआ दैट इज़ 5 इंटू 10 दैट इज़ 50, इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होने चाहिए 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सो क्वेश्चन नंबर 32, connected to a battery if the dielectric of 4 is inserted within the plate, the magnitude of the induced charge
सपोज करो ऐसा कैपेसिटर है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है एंड यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, ठीक है। तो अपने को पता है कि यहाँ पर जो भी ये चार्ज होना चाहिए, इस वाले प्लेट पर जो भी चार्ज होना चाहिए, अगर ये Q चार्ज अगर है यहाँ पे, तो इसमें जो भी पोलराइजेशन होगा, जो भी चार्ज पोलराइज्ड होगा, जो भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा, उसका फॉर्मूला रहता है Q1 - 1/k ऐसा, ठीक है। इतना चार्ज इंड्यूस्ड होना चाहिए इस पर इतना चार्ज इंड्यूस्ड होना चाहिए जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, ठीक है। तो इसमें देखो ये कितना होना चाहिए, Q इज K टाइम्स C इंटू V 1 - 1/k। बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक है, तो जो C का वैल्यू होगा दैट इज K टाइम्स C। अब इसमें सब डाटा पुट करो, 4 दैट इंटू कैपेसिटेंस इज 40 दैट इंटू सप्लाई इज 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है एंड 1 - 1/4, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में क्या बोला जा रहा है, A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of the parallel plate capacitor of capacitance C, but has a thickness 2d/3, where d is the separation between the plates inserted between the plate of capacitor, then the new capacitance of the capacitor will be। देखो एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। जैसे सपोज करो कि एक डाइलेक्ट्रिक ये है, ठीक है, और इसके बगल में भी एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, इसके बगल में एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, ऐसा ये चाहे जितने भी हैं, एंड इसका जो थिकनेस है दैट इज से T1, इसका जो थिकनेस है दैट इज T2, इसका जो थिकनेस है दैट इज T3, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 ऐसा। तो आपका जो C इक्विवेलेंट होगा दैट इज ε0A that divided by T1/K1 plus T2/K2 plus T3/K3, ठीक है। ऐसा ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसको आपको थोड़ा याद रखना है। एंड इसमें आपको जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस इज 2d/3, जो डाइलेक्ट्रिक है इसका थिकनेस इज 2d/3। तो ये कैपेसिटर हो गया। अब जो स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस आपका होना चाहिए d/3, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, यहाँ पर 1 हो गया, एयर है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए आपका ε0A दैट डिवाइडेड बाई 2d/3K, 2d/3 डिवाइडेड बाई K प्लस कितना d/3 डिवाइडेड बाई 1, ये आपका हो जाना चाहिए सी, जो भी यहाँ से आंसर आए, ठीक है। ये आपका कितना आंसर आना चाहिए, इसमें ε0A, ये आपका C इक्विवेलेंट हुआ, ε0A डिवाइडेड बाई D, इसको कॉमन रख लो, एंड यहाँ पर ये 3 ऊपर चला जाना चाहिए, इधर K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस K दैट इज़ 3C डिवाइडेड बाई K प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे एंड ये K डिनोमिनेटर में रहेगा, ये इधर जाना चाहिए ना, ऐसा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बहुत कैलकुलेशन वगैरह बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिट वगैरह ये सब, हाँ एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें जो सर्किट दिया गया है इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज C1, आपका ये है 50 पिको फैराड, एंड दिस इज C2, ये है 100 पिको फैराड, एंड दिस इज C3 ऑल्सो 100 पिको फैराड, एंड यहाँ से एक सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये दिखना चाहिए, ये सीरीज़ में है, एंड यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा।
जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ 900 वोल्ट, एंड ये आपका जो है सीरीज में दिस इज़ C4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 50 पिकोफैरड। सही है। तो इसमें देखो सपोज करो यहाँ से अगर Q चार्ज अगर चलता है तो ये 100 + 100 ये आपका सीरीज में है तो 50 दिया, एंड 50 + 50 पैरेलल में है तो ये कितना दिया 100 दिया, एंड 100 और 50 ये आपका सीरीज में हो गया। तो जो C इक्विवेलेंट आ रहा है 100 एंड 50, तो 100 × 50 दैट डिवाइडेड बाई 150, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 पिकोफैरड, ये आपका C इक्विवेलेंट हुआ। तो जो भी चार्ज होना चाहिए, जो चार्ज यहाँ से चला हुआ है, चार्ज इस C × V, तो दिस इज़ 100 डिवाइडेड बाई 3 C × V, V का वैल्यू इज़ 900, और यूनिट क्या होना चाहिए फैराड × वोल्ट इज कूलम एंड पिको कूलम, ऐसा। तो ये आपका होना चाहिए दिस पिको कूलम, इतना चार्ज फ्लो होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो भी चार्ज चलेगा, ये आपका जो इक्विवेलेंट आ रहा था, ये इतना इक्विवेलेंट 50 आ रहा था, ये भी 50 है, दैट मीन्स चार्ज हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इधर जो चार्ज आना चाहिए दैट इज़ Q/2, ये इतना चार्ज होना चाहिए Q/2, और इसमें जो पोटेंशियल आएगा C1 के अक्रॉस दैट इज़ V1, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आना चाहिए दैट इज़ Q/C, तो Q/2 × C का वैल्यू इज़ 50 पिकोफैरड। तो ये आ रहा है आपका Q का वैल्यू इज़ पिको कूलम दैट डिवाइडेड बाई 100 पिकोफैरड। तो अगेन ये कैंसिल हो गया आपका, ये आना चाहिए 300 वोल्ट, ये अब कैंसिल हुआ V1। ठीक है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन C2, जो C2 है इसमें कितना एनर्जी स्टोर होना चाहिए। तो अगर सपोज करो हम लोग इसको लिखें एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर इज, चार्ज इस पर भी आपका होगा Q/2, बिकॉज जो चार्ज का सप्लाई है ये हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो दैट इज़ Q/2 स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C2। तो ये आपका होना चाहिए Q² डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स C2। तो Q का वैल्यू इज़ पिको कूलम, इसका स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 8 × दिस इज 100 पिकोफैरड। ठीक है। देखो यहाँ से कितना आना चाहिए, आप इसको लिखोगे तो दिस इज 9, 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻8। एक पिको कैंसिल हो जाएगा और एक पिको बचना चाहिए, मतलब 10⁻−12, एंड दिस डिवाइडेड बाई 8 × 100। ठीक है। तो 100 से ये कैंसिल हुआ 10⁻6, इससे ये कैंसिल होगा 10⁻−2, 10⁻−6 बचेगा, दैट इज़ 9/10 टाइम्स माइक्रोजूल, ये अब कैंसिल हो गया। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देखना है सब क्वेश्चन में ना, ये सब रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, दैट इज़ ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में देखो ये जो 5 वाला है ना, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा और 5 वाला हट जाएगा, एंड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 34, देन उसके बाद आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35, स्फेरिकल कैपेसिटर, इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 3r/2, चार्ज Q inner, if the space between the concentric sphere is dielectric constant K equals to 2, the potential of the inner sphere is, outer sphere is earthed। सपोज करो ये एक है स्फेयर एंड दिस इज स्फेयर, और ये हो गया डाइलेक्ट्रिक ऐसा। तो इस पे +Q चार्ज गिवन है और इसको अर्थ कर दिया गया है। तो जब इसको अर्थ करोगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसका पोटेंशियल V हो गया, एंड अपने को पता है कि V-0 V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये बस इनर वाले चार्ज के करस्पॉन्डिंग आता है। तो दैट इज़ K Q
कितना होना चाहिए, दिस इज 1/r माइनस 1/3r/2 ऐसा। एंड ये जो k है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको एप्सिलॉन r से, दैट इज़ डायरेक्टली कांस्टेंट। दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड q ये होना चाहिए 2/, दिस इज़ 2/3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 3/3 माइनस 2/3, दिस इज़ 1/3r। तो आपका ये आंसर आ रहा है q डिवाइडेड बाई k का वैल्यू इज़ 2, तो दिस इज़ 24 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ये जो मीडियम है इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इसमें ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ऐसा, एंड ऐसा। ठीक है, अब इसमें सपोज करो कि इस पर चार्ज है कुछ प्लस, एंड यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, तो ये आउटसाइड जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा, चेंज करेगा। एंड इसको अर्थ कर दिया गया है, इसको जब अर्थिंग कर दिया तो ये पोटेंशियल जीरो हो गया। तो सपोज करो अगर ये V1 पोटेंशियल है एंड ये V2 पोटेंशियल है, तो अपने को पता है कि हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं ना, इसको लाइन चार्ज की तरह एज्यूम कर लेंगे, एंड आउटसाइड जो पोटेंशियल जो फील्ड होगा, आउटसाइड जो फील्ड होगा दैट इज़ 2k लैम्डा बाई x, फिर dx करके इंटीग्रेशन करते थे x1 से x2 तक ना, ये डेल्टा भी आता था आपका, और फॉर्मूला बनता था 2k दैट इज़ 2k लैम्डा ln x2 बाई x1, ये बनता था आपका, दिस इज़ V1 माइनस V2। और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता था उसके लिए ये फॉर्मूला बनता था। तो एक पोटेंशियल तो जीरो ही है आपका, V2 वाला जीरो ही है, एंड आपसे V1 पूछा जा रहा है, ये वाला पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो इसमें बस आपको डाटा पुट करना है, दिस इज़ 2k का वैल्यू इज़ 9 इंटू 10⁹, दैट इंटू लेमडा, लेमडा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 दैट डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻², ये लेमडा का वैल्यू हो गया। दिस इंटू ln x2 बाई x1, r2 इज़ 2 सेंटीमीटर, r1 इज़ 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ ln 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, दिस इज ln 2 बाई 1, दैट इज़ ln 2। अब ln 2 का जो वैल्यू होगा इसको आप पुट कर देना 0.7 और 0.69, ठीक है, एंड कैलकुलेशन करेंगे, सब डाटा वगैरह पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये आंसर आना चाहिए, फोर्थ वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, आपको 37 में क्या करना है कि इसको एनालाइज करो, 1 and 1 आपस में पैरेलल में, तो 2 हो गया, एंड जो 5 वाला दिख रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ना, 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय द बैटरी। सपोज करो किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से जब अटैच करेंगे तो यहाँ से सपोज करो Q चार्ज चला एंड ये V है, ठीक है, तो वर्क डन बाई बैटरी इज Q इंटू वी, एंड इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगा दैट इज़ Q² बाई 2C। तो आपका जो आंसर होने वाला है Q² बाई 2C, इसका रेशियो लिखना है Q इंटू वी से, एंड जो Q का वैल्यू होगा दैट इज C इंटू वी, तो जब C इंटू वी पुट करोगे तो आएगा हाफ ऑफ C इंटू वी का स्क्वायर, दैट इंटू Q का वैल्यू इज C इंटू वी, तो V का स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे, ये रेशियो आपका आना चाहिए 1:2। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए हैं, तो ये जो इसका देखो इक्विवेलेंट कैसे बनाना चाहिए, ऐसा, ठीक है, और इसमें आपका डायलेक्ट्रिक है, इसमें आपका डायलेक्ट्रिक है, बिकॉज ये प्लेट और ये प्लेट एक ही पोटेंशियल पर है, तो ये प्लेट एक ही पोटेंशियल पर हो गया, ये प्लेट और ये प्लेट एक पोटेंशियल पर है, तो ये प्लेट और ये प्लेट एक पोटेंशियल पर हो गया। अब इसको जब आप लिखोगे तो एरिया हाफ हो गया, तो दिस इज C/2, और इसमें होना चाहिए K टाइम्स C/2, पैरेलल में है तो दिस इज
k प्लस 1, दिस इज c बाई 2 k प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो अपने हिसाब से जो भी आंसर आना चाहिए। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक, अच्छा ये पूछा जा रहा है। द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2.5, कैपेसिटेंस बिकम्स 5। तो ये फाइनली बोला जा रहा है कि जो C इक्विवेलेंट बन रहा है दिस इज़ 5, तो दिस इज़ 2.5 बाई 2 k प्लस 1 और दैट इज़ 5। इससे इसको कैंसिल किया 2 इंटू 2 इज़ 4, k का वैल्यू इज़ 3। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों कैपेसिटर को ड्रॉ कर दो, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट वाला प्लेट है एंड ये लास्ट वाला प्लेट है, ये आपस में कनेक्टेड है। जो ये सबसे ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसके जो नीचे वाला प्लेट है, एंड जो मिडिल वाला कैपेसिटर इसके ऊपर वाला जो प्लेट है, ये एक पॉइंट पर है, दैट इज़ ए पॉइंट। एंड जो लोअर वाला कैपेसिटर है उसका अपर वाला प्लेट, एंड जो बीच वाला ये कैपेसिटर है उसका लोअर वाला प्लेट ये दूसरे पॉइंट पर है, दिस इज बी पॉइंट। तो ये आपस में सीरीज में हो गए, इसको रीड्रॉ करोगे तो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो C एंड C दैट इज C बाई 2 एंड C पैरेलल में दैट इज 3C बाई 2। तो दिस इज योर आंसर 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। 2C and C are joined in parallel and charge up to potential V. The battery is removed and the condenser of the C is filled completely with medium or dielectric constant K. The potential difference across the capacitor will be now. चलो देखो, तो एक ये हो गया, दिस इज एक ये हो गया। इसका कैपेसिटेंस इज 2C, इसका कैपेसिटेंस इज C। पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें जो चार्ज होगा दैट इज़ 2CV और इसमें जो चार्ज होगा दैट इज CV। तो जो नेट चार्ज है दिस इज 3CV। ये आपका नेट चार्ज है। जो नेट चार्ज होगा 2CV प्लस CV दैट इज़ 3 टाइम्स CV, ठीक है। अब इसमें जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंसर्ट कर देंगे ऐसा, तो दिस इज 2C एंड दिस बिकम्स K टाइम्स C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी नाउ। तो सपोज करो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज होगा ना। एक तो देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इसमें Q चार्ज मान लो और इसमें मान लो कि 3CV माइनस Q। इस पर अगर तुमने Q चार्ज माना एंड इस पर तुमने चार्ज माना 3CV माइनस Q, तो इसको लिखोगे लूप में घूम करके लिखेंगे, दिस इज Q डिवाइडेड बाई 2C इक्वल टू आना चाहिए 3CV माइनस Q डिवाइडेड बाई K इंटू C। अब यहाँ से Q का वैल्यू कैलकुलेट करोगे और Q का वैल्यू जो आना चाहिए उसमें ला करके पुट करोगे, तो दिस इज Q डिवाइडेड बाई 2C आपका आंसर आएगा पोटेंशियल, ठीक है। एक और तरीका देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया, दिस इज K इंटू C एंड दिस इज 2C। सपोज करो इसका एंड इसका जो पोटेंशियल है दिस इज V0, ये भी पैरेलल, ये भी V0 होगा। इसके पास चार्ज कितना होगा 2C इंटू V0 प्लस इसके पास चार्ज कितना होगा K टाइम्स C इंटू V0, और ये बराबर होना चाहिए टोटल चार्ज दैट इज 3 टाइम्स CV। तो यहाँ से V0 इंटू C कॉमन लिए 2 प्लस K दैट इज 3C इंटू दिस इज 3C इंटू V। तो ये C से C कैंसिल होगा और जो फाइनली पोटेंशियल होना चाहिए 3V डिवाइडेड बाई 2 प्लस K, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। तो इसको देख लो, ठीक है। पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला क्या होना चाहिए, जो डायमेंशन होता है पोलराइजेशन का दैट इज
L पावर -2 एंड A इंटू टी, ऐसा होता है। नाउ इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है वो ठीक है, एंड जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डायमेंशनलेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपका कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है जिसको अप्लाई करें, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ब्रेक डाउन करा दे मटेरियल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें आप सॉल्व करो, आपका आंसर थर्ड वाला आना चाहिए, 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। चार्ज ऑन द 5, देखो अच्छा एक बार सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 43, सॉल्विंग प्रोसेस देखना, ठीक है, सॉल्विंग प्रोसेस देखना। चलो देखो, दिस इज 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड, और ये किधर भी लगा हुआ है 4 माइक्रोफेराड, एंड दिस इज 6 वोल्ट। इस वाले कैपेसिटर से कोई मतलब ही नहीं है, ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट इस पूरे कंप्लीट को मिलेगा, ठीक है। तो 2 और 5 ये आपस में पैरेलल में हो गया, तो इनका कॉम्बिनेशन आया 2 + 5 दैट इज 7, और इसके साथ 3 के साथ सीरीज में, तो 3 × 7 दैट डिवाइडेड बाई 3 + 7 दैट इज 10, तो ये आपका रहा है 21/10, ठीक है। तो यहाँ से जो चार्ज चलना चाहिए Q, तो आपका जो Q का वैल्यू होगा C इक्विवेलेंट इंटू V दैट इज 21/10 इंटू 6, ये आपके यहाँ से चार्ज इतना आया। अब इसमें देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इसमें चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपेसिटर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इनका जो चार्ज होगा और इनका जो चार्ज होगा CV, तो C1V C2V, तो C1 C2 के रेशियो में आना चाहिए। तो इस पर कितना चार्ज होगा Q2, इस पर कितना चार्ज होना चाहिए उसको देखो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इस पर कितना चार्ज होगा, दैट इज ये जो भी चार्ज आया है 21/10 दैट इंटू 6 इंटू इसका और इसका रेशियो पता है 2:5, तो ये होना चाहिए आपका 5/7, यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देख लो ये दिस इज 3 एंड 3 × 6, 3 × 6 दैट इज 18, 18 × 5 दैट इज 90, 90/10 दिस इज 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference this and is connected to the another uncharged capacitor in parallel. Now the common potential difference becomes 20 volt, the capacitor of the second. चलो देखो, तो जब इसको चार्ज किया गया 10 माइक्रोफेराड को चार्ज किया गया, तो चार्ज टोटल कितना होना चाहिए, Q का वैल्यू इज 10 × 50, दिस इज 500 यूनिट माइक्रोकूलम, एंड सपोज करो दिस इज 10 माइक्रोफेराड और ये C है, तो दिस इज प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल बोला जा रहा है कि 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इसका भी 20 वोल्ट ही होगा। इस पर चार्ज कितना होना चाहिए 10 × 20 प्लस इस पर चार्ज कितना होना चाहिए C × 20, और ये बराबर होना चाहिए टोटल चार्ज के, ऐसा। तो दिस इज 20C इक्वल्स टू, ये 200 उधर लेकर के जाएंगे तो दिस इज 300, एंड जो C का वैल्यू आ रहा है दिस इज 15 माइक्रोफेराड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लेट इज E, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो थोड़ा लैंग्वेज में देखना ना, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड दूसरा वाला प्लेट भी E बनाएगा, तो जो नेट फील्ड बनेगा दैट इज 2 टाइम्स E, एंड आपका जो एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज हाफ ऑफ ε0 E का स्क्वायर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्क्वायर आपका ये आना चाहिए 2 टाइम्स ε0 E का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये आंसर होना चाहिए, दैट इज सेकेंड आंसर ना। तो इसको आप पूरा रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला वगैरह जो भी है, कॉन्सेप्ट वगैरह, एंड जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह होगा उसको वापस आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।